हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू एसएससी एग्जाम्स मिंटो बाय सीजीबी मिंटोस, जहाँ पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड रहेगी। हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम एप्लीकेशन डेट कब से रहेगी और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कुछ बड़े बदलाव बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में हैं जो आपको अभी इस एग्जाम में एक नए पैटर्न या फिर कुछ बदलाव के साथ देखने को मिल रहा है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हो सकता है कुछ लोग परेशान होंगे क्योंकि चेंजेस किए गए हैं। अगर आप अभी बात करें मेजरली, अगर आप पैटर्न की टायर 1 का जो पैटर्न था जिसमें अभी तक आपको सेक्शनल टाइमर देखने को नहीं मिल रहा था, वो अब एक प्रॉब्लम की तरह दिखाई दे रही होगी। क्योंकि जनरली जो आपका मैथ्स रीजनिंग है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। हम आराम से उन सब्जेक्ट्स को टाइम लेकर सॉल्व करते हैं। जिनका कॉन्ट रीजनिंग बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए स्पेशली अभी तक ये रिलैक्सेशन रहता था कि वो जीएस और आपका जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज है उसमें आप कम टाइम लगाते थे और जो कॉन्ट रीजनिंग है उसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब जो नया प्रोविजन आया है इसमें सेक्शनल टाइमर की बात की गई है, तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अभी टेंटेटिवली बताई गई हैं, हो सकता है कि वैकेंसीज बढ़ाई भी जा सकती हैं, लेकिन टेंटेटिव वैकेंसीज जो हैं 12,256 के आसपास वैकेंसीज रहने वाली हैं और फॉर्म आपके फिल होने शुरू हो गए हैं। यानी कल 21 मई से आपके फॉर्म भरा रहे हैं। 22 जून को लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, हमें फॉर्म टाइम पर भर लेना है। यानी अगर फॉर्म भराने शुरू हो गए हैं तो 2-4 दिन में आप लोग समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्वालिफिकेशन है आपका और किस किस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, उस हिसाब से आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आपका अगस्त सितंबर टेंटेटिवली, हालांकि एसएससी कभी भी एग्जैक्ट जो वो टेंटेटिव मंथ बताते हैं तो आसपास एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं, पर एग्जैक्टली बहुत कम आज तक एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। फिर भी आपको मिनिमम आपका अगस्त के हिसाब से ही आपको शेड्यूल बनाना है और अगस्त के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन शुरू करना है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपके पूरे ही सारे जो डेट आपका सबमिशन की बात करेंगे अभी शुरू हो चुका है। 21 मई से 22 जून तक ये फॉर्म फिल होंगे। और इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे, फॉर्म करेक्शन, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी, उसके लिए भी आपका 29 जून से 1 जुलाई तक आपका ये पोर्टल खुलेगा कि जो भी गलतियां की हैं, जो भी आपके एरर हुए हैं उसे करेक्ट कर लें। ठीक है, अब बात की जा रही है टायर 1 यानी जो आपका पहला फेज होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी आपको एक सिंपल सी कट ऑफ क्लियर करनी है। दूसरा जो टायर होता है यानी फेज 2 होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वही डिसाइड करेगा कि आप मेरिट में रहोगे या नहीं। लेकिन टायर 1 खाली क्वालिफाइंग है, यानी आपको सारे ही ये पेपर जो है टायर 1 है, जो फेज 1 है उसको क्वालिफाई करना है। सीबीटी होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो इसमें आपका बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती हैं, यानी आपका जो फेस का स्कैन वगैरह होता है, बायोमेट्रिक्स वगैरह होते हैं, वो सब लिए जाते हैं। वो सब आप सभी को पता ही होगा, ज्यादातर लोग एग्जाम दे ही चुके होते हैं। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा नया होता है ये सिस्टम। ठीक है, टायर 1 है, टायर 2 है। टायर 1 में आपके चारों सब्जेक्ट हैं। सेक्शनल टाइमर अभी हाल लागू हुआ है, यानी इससे पहले आपका सेक्शनल टाइमर टायर 1 में नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपके लिए अभी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। पे स्केल वगैरह आपके लिए बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट तो है, पे इसके लिए तो इंपॉर्टेंट रहता है ना, इसीलिए आप लोग एग्जाम देने जाते हैं। अच्छा, आयु सीमा की अभी बात की जा रही है कि 18 इयर्स का भी एज लिमिट रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ आपके ऑफिसेज जो हैं, जैसे आप एएओ की बात करेंगे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स की, जिसके लिए आपका टायर 3 भी इंट्रोड्यूस किया गया है। टायर 3 जो कि फाइनेंस और इससे फाइनेंस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स रहेंगे इसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एएओ के लिए आपका टायर 3 भी। और अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज हम देख रहे हैं कि आपका जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं, फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, वो भी अब एग्जाम में अपेयर हो सकेंगे, है ना। और लेकिन एज क्राइटेरिया ये रखा है कि जो आपकी आयु की गणना होगी, यानी एज को आपका काउंट कब से किया जाएगा, तो 1 अगस्त 2026 से ये एज काउंट होगी। 18 इयर्स की बात की जा रही है। साथ ही आपका ये कुछ रिलैक्सेशन जो दिया जाता है वो ऑलवेज ही आपको दिया जाता है। SC ST OBC और PWBD की बात करें या फिर एक सर्विस पर्सन की बात करें तो इन सभी को ही कुछ एक पर्टिकुलर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये आपका एक एज लिमिट है, जैसे कुछ पोस्ट के लिए आपका 30 होता है, कुछ पोस्ट के लिए 32, कुछ के लिए 40, तो उनमें एडिशनल ये एज होता है आपके कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ऐसा कोई भी एज रिलैक्सेशन यूजुअली नहीं दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि क्या है कि अभी तक आपके जो भी है बैचलर्स डिग्री कंप्लीट वाले ही सीजीएल दे सकते थे। एग्जाम का नाम क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं, फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, वो भी एग्जाम दे सकेंगे, बशर्ते जो एज क्राइटेरिया है 18 की बात की जाती है वो आपका 1 अगस्त 2026 को ये जो आपका एज क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, यानी फाइनल ईयर के कैंडिडेट हो लेकिन ये आपका
इस डेट तक आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। जैसे अभी आप मान लीजिए फाइनल ईयर में है, अभी आप लोगों ने फाइनल सेमेस्टर के यानी फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए होंगे, पर आपके पास रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए? अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो आपका 2026 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके चीजें हैं। जब अगर आप बात करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि कुछ पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है। बाकी अगर आप अदर पोस्ट की बात करते हैं तो उसमें आपका सिर्फ ग्रेजुएशन एक मैंडेटरी प्रोविजन है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। लेकिन जब आप कुछ स्पेसिफिक जो वैकेंसीज हैं, कुछ पोस्ट हो जाती हैं, जैसे एएओ की हो जाती है, जेएसओ की हो जाती है, या फिर आपका एसआईटी यानी किसकी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की बात करें, तो इनके लिए कुछ आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है उसमें आपका एक्सपर्टीज चाहिए रहता है। जैसे इसमें बात की जा रही है आपका एएओ के लिए बैचलर्स डिग्री तो है ही, वो तो सब जगह है, और यहाँ पे साथ ही आपको सीए, सीएस और एमबीए फाइनेंस से होना चाहिए। ये वही पोस्ट है जिसके लिए आपका टायर 3 भी कराया जाएगा, ठीक है, टायर 3 भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। जीएसओ की बात करें तो यहाँ पे आपके बैचलर्स डिग्री के साथ आपका बोल रहा है कि 60% मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपका ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है। तो ये आपका टियर 2 में आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक सेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स, वो मैंडेटरी होगा। जैसे एएओ के लिए आपका फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का टियर 3 का पेपर होता है, ठीक है। टियर 3 और टियर 2 में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट होगा। वैसे टियर 2 में जो कि सभी के लिए होता है, तो उसमें जब अगर आपको जीएसओ की पोस्ट चाहिए, जीएसओ की का पद चाहिए, तो फिर आपको स्टैटिस्टिक्स अनिवार्य सब्जेक्ट यानी मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में लेना होगा। साथ ही जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स टियर 2 यानी पेपर 2 में कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती हैं अगर आपको कुछ पर्टिकुलर पोस्ट या फिर पर्टिकुलर पद चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप क्वालिफाइड हैं। अब इसके लिए अगर आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ भी स्पेशलिटी यानी आपका उसमें कुछ डिग्री नहीं है, तो फिर आप तो एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो उसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं यानी जिनके पास इन सब्जेक्ट्स में डिग्री है, जैसे हम देख रहे थे आपका फाइनेंस और किससे रिलेटेड, जब आप एएओ की बात कर रहे हैं जिसमें पेपर 3 ही हो रहा है, एक अलग से इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और टियर 2 में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, पेपर 2 सॉरी टियर 2 में आपका पेपर 3 दिखाई दे रहा है जो कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें टायर 3 अलग से हो रहा है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये आपके स्पेसिफिक पोस्ट होती है जिसमें आपका स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार के ना जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें बहुत ज्यादा ना एआई, एडवांस टेक्नोलॉजीज, इन सब के यूज पर भी बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। इन सब के यूज का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। अभी आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करिए, ऑरेंज इकोनॉमी की बात करिए, तो ये जरूरी होगा कि अभी जो भी उनके पास ऑफिसर्स जाएं, जो भी उनके पास नए लोग जाएं, जो भी वैकेंसीज हैं उनमें जो नए लोग अपॉइंट किए जाएं, तो उनको इन सब चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हालांकि आपका पहले जनरल कंप्यूटर का भी टेस्ट होता था, यानी टियर 2 में आपका एक सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, लेकिन अभी आपका जो अगर आप बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स वाले सब्जेक्ट में भी अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें भी आपसे ये सब समझा जाएगा कि आपका नॉलेज किस लेवल का है, अगर आपको एआई या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टियर 1 हो जाता है जिसमें हमने देखा क्वालिफाइंग टाइप का ही होता है। टियर 2 आपका मेरिट डिसाइड करता है, जैसे आप मेंस, जैसे आपके सिविल सर्विसेज में मेंस वगैरह होता है, सिमिलरली आपका टियर 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी तो डीपी वगैरह तो आप सभी जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है जो टायर 1 के साथ आप लोगों के साथ खेल ये हुआ है कि सेक्शनल टाइमर की बात कर दी गई है। टोटल आपका एक यानी 1 घंटे 1 आवर का एग्जाम ही होता है, और क्वेश्चंस कितने रहते हैं आपके 25 क्वेश्चन पर सेक्शन रहते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। टोटल पेपर 100 क्वेश्चंस का होता है, यानी 200 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती ही है, एसएससी के सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 का पैटर्न है, तो क्योंकि आपका पेपर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है, तो आपके 0.50 मार्क्स कट जाएंगे एक गलत क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आपका पहली बात तो ये जो 1 आवर का पेपर है 15 मिनट्स हर सेक्शन के लिए दिए जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि 15 मिनट पर सेक्शन दिया जाएगा, यानी अब आपको जो आप आराम से क्वांट और रीजनिंग में टाइम लेकर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, वो वाला रेस्ट्रिक्शन आप सबके साथ हो जाएगा, और ये रेस्ट्रिक्शन आपके कट ऑफ को भी कहीं ना कहीं कम करेगा। हालांकि क्वांट रीजनिंग वाले बच्चे ही ज्यादातर आप देखते होंगे कि एसएससी वाले एग्जाम्स में जाते हैं, क्योंकि वेटेज अच्छा खासा है, 25% यानी 50% खाली क्वांट रीजनिंग का वेटेज रहता है। तो जो जीएस वाले बच्चे होते हैं जिनका जीएस में एक्सपर्टीज होता है, वो सोचते हैं कि जीएस तो 5-10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, 5 मिनट, इनफैक्ट 5 से 7 मिनट 25 क्वेश्चन के लिए बच्चे लेकर चलते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि आपको 15
मिनट्स जो हैं डेडिकेटेड है एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो अब आपको उन 15 मिनट्स में ही 25 क्वांट और 25 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, यानी 30 मिनट में आपको ये 25-25-50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हो सकता है कि अब जैसा कि सीपीयू में पैटर्न रहता है कि लेंथी क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग के, तो अगर इस तरह का पैटर्न रहता है तो फिर बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है बच्चों के लिए, ठीक है। टियर 2 की बात करें, टियर 2 आपका जो कि आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आपको 3 सेक्शंस दिखाई देते हैं। फर्स्ट सेक्शन आपका मैथ रीजनिंग यानी क्वांट रीजनिंग का हो जाता है, दूसरा है आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। अच्छा, अब इसमें ना आपके जो सेक्शनल टाइमिंग है वो अलग अलग दी गई है। सेक्शनल टाइमिंग में भी अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 40 मिनट्स दिया गया है और यहाँ पे आपको कितना 20 मिनट्स जनरल अवेयरनेस के लिए दिया गया है, ठीक है, 40 और 20 का। अच्छा, इसमें भी सेक्शनल है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सेक्शनल भी इसमें है, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्वांट रीजनिंग के लिए तो आपका सिमिलर टाइम है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और सेक्शन 3 है आपका टायर 2 का, ये 15 मिनट्स में कंप्यूटर सिंपल नॉलेज 20 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा लेवल के नहीं आते, यानी 20 क्वेश्चंस को इन 15 मिनट में सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ओके, यहाँ पे आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जो होता है सेक्शन 4, ये भी आपका 15 मिनट का होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यू है, अभी आप लोग प्रैक्टिस में नहीं, हालांकि टायर 2 में आप लोगों की प्रैक्टिस हो ही जाती है, लेकिन टायर 1 ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा इस सेक्शनल कट ऑफ के साथ, ठीक है। तो ये आपके बाकी अगर आप बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस, क्या आपका क्वालिफिकेशन, ये सब क्वालिफिकेशन तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि वेटेज क्या रहता है सब्जेक्ट का, सारे ही सब्जेक्ट में कौन से बेसिकली सारे ही सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, ये हम मतलब जीएस मेरा सब्जेक्ट है तो मैं जीएस वाले सब्जेक्ट से थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट कोई भी सेशन में कि कौन सा सबसे हाई वेटेड सब्जेक्ट रहता है। जैसे आप बात करते हैं कि स्टैटिक जीके का वेटेज काफी ज्यादा रहता है, साथ ही आप बात करेंगे करंट अफेयर्स का। एसएससी के एग्जाम्स में आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 to 6 जो अगर एक्सप्लिसिटली या फिर अलग से क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, ऐसे ही 2 से 3 या फिर कई बार 5 तक पहुंच जाते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में भी हम जानते हैं कि कौन से मोस्ट वेटेड टॉपिक है, यानी कौन सा सबसे ज्यादा वेटेज लेकर आपका टॉपिक आते हैं। जैसे आप बात करते हैं कि फोक डांस या फिर क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछता ही है, फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। पॉलिटी से आपके मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम में देख लीजिए मॉडरेट ही, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, टफ कभी भी नहीं जाता पॉलिटी का क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पर्टिकुलर पोस्ट है, जो कुछ पोस्ट है उसमें हमने देखा कि फाइनेंस और अकाउंट्स ये सब का आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज और आपके पास डिग्री होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी जनरल एस्पिरेंट्स हैं, जनरल एजेंट जिनके पास इस तरह का कोई भी स्पेशल डिग्री नहीं है, उनके लिए यही है कि क्वांट और रीजनिंग के साथ साथ जीएस और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है, बाकी ये जनरल चीजें हैं कि आपको जो भी वहाँ पे बेसिकली जब आप एंटर करते हैं एग्जाम हॉल में, उससे पहले आपका बायोमेट्रिक वगैरह होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, फेस स्कैन वगैरह होता है, चश्मा वश्मा हटा देते हैं, कलावा अलावा काट देते हैं, ठीक। तो वो तो जनरल चीजें हैं, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंपॉर्टेंट एक ये चीज है कि जो आपका एग्जाम फी है, ठीक है, 100 रुपीज रहता है, बाकी सारे ही कैटेगरीज का लगभग एग्जिम्पशन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपका अगर ऑब्जेक्शन जो लगाते थे हम क्वेश्चन में, जो पहले 50 रुपए पर क्वेश्चन होता था, अब 100 रुपीज पर क्वेश्चन हो गया, थोड़ी और पैसे चाहिए, एसएससी को जरूरत है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्शन के जो क्वेश्चन हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं, यानी आपके ये आपको पहले 50 रुपीज देना पड़ता था, अब 100 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। एग्जाम डेट अब जितना जल्दी हो सके, जब तक समझ जाए कि आप किस पोस्ट के लिए, किस पद के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद आप लोग फॉर्म भर दें। लास्ट डेट का वेट ना करें, कई बार सर्वर डाउन रहता है, कई बार आपकी वेबसाइट नहीं चल रही होती एसएससी की, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कट ऑफ की बात की जा रही है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाती है, तो अनरिजर्व के लिए 30% रहता है, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रहता है, जबकि अदर कैटेगरीज की बात करेंगे तो वो आपका कितना रहता है, 20%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग की बात कर रहा है, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा है, मिनिमम आपको इतना लाना ही पड़ेगा, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। कट ऑफ तो आपका काफी अच्छा जाता है, एसएससी का कंपटीशन बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसएससी की जो अभी न्यू वेबसाइट है, उस पर आपको न्यू
OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी न्यू बेसिकली उसमें कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी रखी गई हैं और एज क्राइटेरिया वगैरह हमने देख लिया। कब से एज आपकी काउंट की जाएगी 18, तो आपकी काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2026 से, ठीक है। इसके अलावा 22 जून लास्ट डेट है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव मंथ है, टेंटेटिव डेट है, वो अगर इन्होंने अगस्त बोला है तो फिर आपको अगस्त के हिसाब से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी अभी आपके पास सिर्फ लगभग 2.5 मंथ है। तो आप लोग समझ लीजिए किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से आपको क्वांट रीजनिंग पर अब प्रैक्टिस इतनी करनी है कि मिनिमम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। जीएस और अगर आप बात करते हैं इंग्लिश की या फिर लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें तो आप जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं, यानी मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्वांट रीजनिंग को आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि अगर वो 30 सेकंड के आसपास आपको टाइम दे रहे हैं, 30-35 सेकंड्स दे रहे हैं एक क्वांट के क्वेश्चन पे या फिर एक रीजनिंग के क्वेश्चन पे, आप कोशिश करें कि 35 सेकेंड्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अभी अगर आप बात करेंगे इन एग्जाम्स की, तो क्योंकि एसएससी में थोड़े आप देख रहे होंगे अप डाउन्स तो चल ही रहे हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं हो रहा है जिसमें पता ना चले कि इस पर्टिकुलर सेंटर में पेपर कैंसिल हो गया या फिर पेपर लीक हो गया या फिर कोई रैकेट पकड़ा गया। तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, जितना टाइम हो सके खुद को डेडिकेट करके थोड़ा सा मेंटली स्टेबल होकर, ठीक है। क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप कितना प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितना डेडिकेट होकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, कई बारी लेट हो जाती हैं चीजें मिलने में, पर आप जो डिजर्व करते हैं वो मिल जाती है, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन प्रॉपर आप सभी एक बार देख सकते हैं कि आप किन किन पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं या फिर क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है, उसके हिसाब से फिर फॉर्म भी फिल कर दीजिएगा। यानी एप्लीकेशन डेट जो है आपकी अभी कल से स्टार्ट हो चुकी है, तो टाइम पर फॉर्म भर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा खुश रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। और थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।